Yeah, today I have a very significant author, John Olaf Fawcett. Recently, he got Nobel Prize for Literature in 2023. सबसे पहला पॉइंट कि वो जॉन ओलाफ फाजे was a is a Norwegian writer, author, translator, playwright, novelist. इनका जन्म 29 सितंबर 1959 को हुआ। अभी अभी इनका समझ लीजिए लास्ट मंथ में अ, इनकी जो डेट थी पैदाइश की वो हुई, तो 29 सितंबर 1959 को इनका जन्म हुआ है। और 2023 का नोबेल प्राइज इनको मिला है। क्यों मिला हुआ है? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वाइज टू द अनसेएबल। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वाइज टू द अनसेएबल। जो चीजें कही नहीं जा सकती हैं उसके लिए उन्होंने एक कहने का रास्ता चुना और उनकी आवाज को उन्होंने उठाया जो है। तो एक चीज ये ध्यान में रखना, दिस इज द इमेज ऑफ जॉन फॉजी। ये इमेज 2007 में लिया गया था। फिर वही शार्ट में जॉन ओलफ फासे का जन्म 29 सितंबर 1959 को, इस समय वो 64 साल के हैं। ऑक्यूपेशन क्या है? प्लेराइट, नॉवलिस्ट, पोएट रहे हैं। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्जन से उन्होंने बीए किया है। अभी हाल ही में उनको नोबेल प्राइज मिला, 3-4 दिन पहले डिक्लेयर किया गया था। ये सारी चीजें रही हैं। उनकी स्पाउस में या उनकी स्पाउस में सीजल, वो जॉर्ज सीजल से 1980 में उनकी शादी हुई। 92 में डिवोर्स हो गया। ग्रेथा ग्रेथे फातिमा सैयद से उनकी शादी 1993 में हुई, फिर डिवोर्स हो गया। तीसरी वाइफ उनकी एन्ना फॉजे, जिससे उन्होंने 2011 में शादी की है। उनके 3 बच्चे हैं। तो इट्स द इमेज ऑफ जॉन फॉजे। 29 सितंबर 1959 को जन्म हुआ है। कहाँ पे? रोगालैंड, नॉर्वे में। नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट है और प्लेराइट भी है, नॉवलिस्ट भी है। दिस थिंग्स यू गेट अबाउट दिस मैन। ये उनका वर्क रहा है। प्रोज वर्क उनका क्या रहा, ये तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज में है। देन यू फाइंड उसका ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेड ब्लैक 1983 में, क्लोज द गिटार 1985 में, ब्लड द स्टोन 1987 में, अन समथिंग यूएनडीलिंग सेंट 1989 में है। कुछ उनके ट्रांसलेशन वाले वर्क रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउ स्टेट, जो उसी भाषा में है उनका। द बॉटल कलेक्टर 1991 में है। लीड एंड वाटर 92 में है। हार्डेंगर 1993 में। टू स्टोरीज 1993 में। प्रोज फ्रॉम अ चाइल्डहुड 1994 में है। मेलंकली ट्रांसलेटेड ग्रेथे समथिंग करके हैं, उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, 2006 में है। तो जितना भी उनका जो ट्रांसलेटेड है या जो प्रोज वर्क है, यू कैन गो विद दीज थिंग्स और आप उसे कवर कर सकते हैं कि ये उनका प्रोज वर्क रहा है। देन यू फाइंड कि मॉर्निंग एंड इवनिंग 2015 में, एलिस एट द फायर, ये भी ट्रांसलेशन है। कांट 2005 में है। वेकफुलनेस 2007 में है। शार्टर प्रोज 2011 में है। ओलव्स ड्रीम 2012 में है। वियरीनेस 2014 में है। 2015 में भी लेवांडे स्टेन करके आया हुआ है। और एक उनका ट्रायोलॉजी है जो ट्रांसलेटेड है, मे ब्रिड और क्या क्या करके, डेट, ऑल दिस थिंग्स यू आर गेटिंग हियर। सो इस पेज में भी इतना रहा जो एक उनका वर्क हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीजें रहेंगी। कंपाइलेशन इंग्लिश में उनका क्या था? सीन्स फ्रॉम अ चाइल्डहुड ट्रांसलेटेड डेमियन सर्ल्स फिज कैराल्डो। ये कलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मेलंकली फर्स्ट एंड सेकंड करके ये रहा है। इनका कुछ जो प्लेस है, यू कैन जस्ट सी हियर, समवन इज गोइंग टू कम होम 1996 में है। फिर उसके बाद एंड वी विल नेवर बी पार्टेड 1994 में है। द नेम 1995 में। द चाइल्ड ओरिजिनली पब्लिश्ड विद मोर ऑफ गॉड एंड सोनेन बार्नेट के नाम से 1996 में है। मदर एंड चाइल्ड
1997 में है, द सन 1997 में है, द गिटार मैन 1997 में है, नाइट सॉन्ग्स आपका 1997 में है, अ समर डे 1999 में है। तो एक एक नजर में वर्क तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके ये सारे वर्क रहे हैं। ड्रीम ऑफ ऑटम है, स्लीप माई बेबी है, विजिट्स है, विंटर है, आफ्टरनून है, ब्यूटीफुल है, डेथ वेरिएशंस है, लिलैक है। ऑल दीज थिंग्स जो आपको पढ़ने में आ रहा है कि जो अपनी लैंग्वेज में द डेड डॉग्स है, स्लीप है, वार्म है, शैडोज है, आई एम द विंड करके ए है, दीज आईज है, ये चीजें हमें कवर करना है कि इनके वर्क। देन यू फाइंड कि कुछ और भी वर्क है लेकिन वो ट्रांसलेटेड नहीं है। फिर कंपाइलेशन इन इंग्लिश इंग्लिश में आया हुआ प्लेस वन, प्लेस टू करके, प्लेस थ्री करके कंपाइलेशन है। उसके बाद प्लेस फोर कंपाइलेशन है, प्लेस फाइव है, प्लेस सिक्स है, पोइट्री का है। पोइट्री में भी इधर है जो वी कैन जस्ट सी, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ है कुछ में नहीं है। तो ये भी हम देख सकते हैं। कंपाइलेशन इन इंग्लिश में पोयम्स करके है, एसेज में ये रहा है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एक नजर में हमें वो देखना है। और नोबेल प्राइज इनको मिला है, कहाँ के हैं, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहाँ के हैं, नॉर्वेजियन राइटर है। इनको किस लिए मिला हुआ है नोबेल प्राइज, इस चीज के लिए मिला हुआ है जो चीजें अनसेएबल थी, जो चीजें कही नहीं जा सकती थी। अब जैसे कौन सी चीजें नहीं कही जा सकती है, जैसे अगर मैं ये बात कहूं कि जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो अपनी बात को सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये उनकी आवाज बनी। इन्होंने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और इशारों से, तमाम चीजों से, चाहे म्यूजिक के माध्यम से, उन सब चीजों को रखा। तो अनसेएबल लोगों की बात को इन्होंने रखा, इसलिए इनको दिया गया। एसेस में एक है एन एंजल वॉक्स थ्रू द स्टेज एंड अदर स्टेज ट्रांसलेटेड मे ब्रिट एकर हॉल्ट करके। तो ये सब तो वर्क रहा है। ऑल दिस थिंग्स वी आर गेटिंग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में है, कई अवार्ड्स ऑनर्स में एक नजर में बस ऐसी बात कर ले रहे हैं। 1992 में लिटरेचर प्राइज मिला, 96 में इप्सन प्राइज मिला है। उसके बाद एस्क एस्क हाउ प्राइज मिला हुआ है। फिर है गिलेंडल प्राइज है, डबलक प्राइज है, नेस्ट्रॉय थिएटर प्राइज है, प्लेराइट प्राइज है। ऑल दिस थिंग्स वी आर गेटिंग। लेकिन इतने सारे प्राइज से कोई मतलब नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज है वो कौन सा है, 2023 का जो नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है। एक 2007 का ये प्राइज है, द स्वीडिश एकेडमी नॉर्डिक प्राइज करके, ये ध्यान में रखना है। 2010 का द इप्सन अवार्ड ध्यान में रखना है। यूरोपियन प्राइज फॉर लिटरेचर 2014 का आपको ध्यान में रखना है। ऑल दीज थिंग्स ध्यान में रखना। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 में, ये तो याद रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है इस बार यूजीसी नेट का बने उनके वर्क को लेकर के या कुछ चीजों को लेकर। उसके बाद हुआ कि क्या, कि जैसे हम लोगों के यहाँ तमाम पीठ बनता है, पीठ का मतलब जैसे अंबेडकर पीठ है, गांधी पीठ है, ऐसे ही जो है उस पीठ का नाम जो इनके नाम पर या इनके वर्क को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, उसका नाम है द फॉजे फाउंडेशन। उसका क्या नाम है, द फॉजे फाउंडेशन, FOAAC, द फॉजे फाउंडेशन, बेस्ड इन स्ट्रांडीबार्म, बेस्ड इन स्ट्रांडेबार। The Fawcett FOAAC, the Fawcett Foundation, based in Istanbul, is an organization dedicated to Fawcett and his works. यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके जो है वर्क को लेकर के काफी कुछ काम करता है, द फॉजे फाउंडेशन। और ये कहाँ पर है, स्ट्रैंडे बॉम में। स्ट्रैंडे बॉम हो सकता है नॉर्वे का कोई हिस्सा हो या कोई पार्ट हो, वहां पर हो। is an organization dedicated to Fawcett and his work. The building is located near Fawcett's childhood. Fawcett का जहाँ बचपना बीता है वहां पे एक होम है, एंड अ हाउस बिलोंगिंग टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और एक ऐसा हाउस जो कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बिलोंग करता है। सो 2023 का नोबेल प्राइज ध्यान में रखना है। फाजे फाउंडेशन कहाँ पर है, जो 2023 का नोबेल प्राइज मिला उनके लिए क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने अनसेबल चीजों को सेबल में कन्वर्ट किया, अनसेबल चीजों को
जो चीजें कही नहीं जा सकती, अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, उसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला, लिटरेचर के थ्रू उन्होंने अपनी बात रखी है। अब कुछ और ऐसा नहीं कि इनके किसी वर्क को लेकर कि इतना सारा वर्क है, हम ये नहीं कह सकते ये वर्क इंपॉर्टेंट है, ये वर्क नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जो भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ओवरऑल हिज कंट्रीब्यूशन फॉर लिटरेचर। तो कुछ चीजें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि फॉजे को नॉर्वेजियन प्लेराइट्स के रूप में याद किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि हेनरिक इब्सन के बाद अगर एक ग्रेट फिगर या ग्रेट लिटरेरी फिगर कोई आया है नॉर्वे से, तो कौन है वो? आपके फॉजे हैं, जॉन फॉजे। होता क्या है कि जब किसी को बड़ा अवार्ड मिल जाता है, तब तक तब वो एक आइकॉन बन जाता है। जब तक उसको कोई अवार्ड नहीं मिलता, तब तक ऐसा लगता है वो गुमशुदा तलाश केंद्र वाली दुनिया में है। ये हमेशा नेचर रहा, दुनिया का ये नेचर रहा है। उसके काम को तभी ज्यादा महत्व दिया जाता है जब उसको कहीं से कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए, लिटरेचर की दुनिया में खास करके। तो फॉजे एक नॉर्वेजियन प्ले राइट है, और ऐसा कहा जाता है कि हेनरिक इब्सन के बाद अगर कोई ग्रेट फिगर है तो फॉजे हैं। 2023 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर उनको मिला, अनसेबल चीजों को सेबल में कहने के लिए मिला। उनके जो वर्क्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि हिज वर्क्स आर सीन एज मॉडर्न कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड बाय हेनरी गिब्सन इन द 19th सेंचुरी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनका जो वर्क है, ये क्या है? ये कंटिन्यूएशन है किस चीज का? इनका जो वर्क है, हिज वर्क्स आर सीन, हिज वर्क्स are seen as a modern continuation of the tradition established by Henry Gibson in the 19th century। का जो वर्क है, उनका वर्क एक तरह से ट्रेडिशन को, उसी परंपरा को फॉलो करता है जो परंपरा हेनरी गिब्सन के द्वारा 19वीं शताब्दी में इस्टेब्लिश किया गया था। फाजे हिमसेल्फ मेंशन सैमुअल बेकेट एज वेल एज जॉर्ज ट्रैक एंड थॉमस बर्नहार्ड एज हिज इलेक्टिव रिलेटिव। कुल मिला के एक लाइन में है कि सैमुअल बेकेट, जॉर्ज ट्राक, जॉर्ज ट्राल, थॉमस बर्नहार्ड, इन सबका असर काफी ज्यादा इनके ऊपर पड़ा था। अदर authors and books that have influenced his life and work include Olaf H. Hart, आज फ्रांज काफ्का, विलियम फाकनर, वर्जीनिया वुल्फ, ये सब रहे थे। 2023 में फॉजे वाज मेड अ शिवेलियर ऑफ द आर्डर नेशनल डू मेरिट, इससे कोई मतलब नहीं है। बाद में उनको टॉप 100 लिविंग ऑथर्स के द्वारा दिया गया था। कब? द टेलीग्राफ के द्वारा, टेलीग्राफ ने उनको 100 लिविंग ऑथर्स में एक सम्मान उनको मिला था। उसके बाद क्या होता है कि इसमें ये मिला कि हेनरी गिब्सन के बाद एक ग्रेट राइटर अगर कोई आता है तो जॉन फॉसे हैं, जो कि नॉर्वे की ट्रेडिशन को, नॉर्वे का जो कल्चर है, उस ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ जोड़ करके चलते। फॉजे को क्या किया गया था? सिंस 2011 फॉजे हैज बीन ग्रांटेड द ग्रॉटेन एंड ऑनरेरी रेजिडेंस ओन बाय द नॉर्वेजियन स्टेट एंड लोकेटेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द रॉयल पैलेस इन द सेंटर ऑफ ऑस्लो। कुल मिला के 2011 में उनको सम्मान दिया गया, जो नॉर्वेजियन आपका स्टेट है, उसके रॉयल पैलेस के बगल में। और काफी कुछ द किंग ऑफ नॉर्वे की भी उनके ऊपर वो रही थी। खासकर किंग ऑफ नॉर्वे ने उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कि नॉर्वे का आर्ट और कल्चर को लेकर के उनको दिया। ही वॉज एमंग अ लिटरेरी कंसल्टेंट्स फॉर बाइबल 2011, a Norwegian translation of the Bible published in 2011। कह रहे हैं कि ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 2011 में जो बाइबल ट्रांसलेट किया गया इन 2011, a Norwegian translation of the Bible published in 2011। उन्होंने एक बात ये बताई है कि 2011 में जो बाइबल ट्रांसलेट किया गया था नॉर्वेजियन के द्वारा, उसके वो कंसल्टेंट, मतलब उसमें सलाहकारों में से प्रमुख रहे हैं। He was also awarded the 2014 Nordic Council's Literature Prize,
द ट्रायोलॉजी फॉर द ट्रायोलॉजी, अगर ये क्वेश्चन आता है 2015 में, उनको जो है नॉर्डिक काउंसिल लिटरेचर प्राइज मिला, उनके किस वर्क के लिए मिला? ट्रायोलॉजी एंड वाक्य वेकफुलनेस, जिसमें तीन चीजें रही हैं, वेकफुलनेस रहा है, ओलव्स ड्रीम रहा है, वियरीनेस, ये तीनों वर्क मिला करके ट्रायोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ये राइटर हैं, इनकी ट्रायोलॉजी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उनकी ट्रायोलॉजी के लिए 2015 में उन्हें क्या मिला था? नॉर्डिक काउंसिल लिटरेचर प्राइज मिला था। इस ट्रायोलॉजी में तीन चीजें आती हैं, पहला है वेकफुलनेस, दूसरा है ओलव ओलाइव्स ड्रीम्स, तीसरा है वियरीनेस। फिर है मेनी ऑफ फॉजेज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मोहम्मद हामिद। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, उनके वर्क को पर्शियन में जो ट्रांसलेट किए हैं, उनका क्या नाम है? मोहम्मद हामिद। एंड हिज ड्रामेटिक वर्क्स हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन द मेन स्टेज इन तेहरान। खैर वो तो है, दुनिया में जब बड़े राइटर हैं तो उनके वर्क को तो दुनिया में प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर एक कभी आता है कि पर्शियन में उनके वर्क को किसने ट्रांसलेट किया, तो मोहम्मद हामिद ने ट्रांसलेट किया। सिक्स ऑफ फॉजेज प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय इंटरडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट सारा कैमरन संडी, अमेरिका में इन्होंने ट्रांसलेट किया। द ट्रांसलेटेड वर्क्स व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इंक्लूड नाइट सिंग्स इनटू सॉन्ग, नाइट सिंग्स इनटू सॉन्ग, ये ट्रांसलेटेड वर्क उनका 2004 में। डेथ वेरिएशंस 2006 में। साका ला 2008 में। अ समर डे 2012 में। ड्रीम ऑफ ऑटम 2013 में। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना कि पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया? मोहम्मद हामिद ने ट्रांसलेट किया। पर्शियन लैंग्वेज के बाद जो है इस लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया? कौन सी लैंग्वेज में? अमेरिका जो इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में सारा जर्मन सांडी ने ट्रांसलेट किया है। और उनका ट्रायोलॉजी क्या? यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, उनका ट्रायोलॉजी क्या है जो ट्रांसलेट हुआ, उसमें कौन कौन सा है? नाइट सिंग्स इट्स सॉन्ग 2004 में। डेथ वेरिएशन 2006 में 6 में। साकाला 2008 में। अ समर डे 2012 में। एंड ड्रीम ऑफ ऑटम 2013। इन अप्रैल 2022 फॉसर्स नॉवेल अ न्यू नेम सेप्टोलॉजी, आप कह सकते हैं सिक्स और सेवेंथ जो पार्ट था, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डेमियन सल्स 2022 में। अभी हाल ही की घटना है, फॉसे का नावल अ न्यू नेम सेप्टोलॉजी पार्ट 6 और 7 ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डेमियन सल्स was shortlisted for the इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। द बुक वाज नेम्ड अ फाइनलिस्ट फॉर द 2023 नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड इन फिक्शन। और फाइनली यह बुक जो है और भी जगहों पे आया था 2023 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड इन फिक्शन। तो ये सारा चीज आपको कुल मिला के जो भी लेक्चर है, वो ये कि हाल ही में जिस राइटर को इतना सम्मान मिला है, हमें उसके बारे में ये जानना है कि वो किस कहाँ से हैं, क्या उनका वर्क है, किस तरह का काम करते हैं। तो पर्शियन में ट्रांसलेशन मोहम्मद हामिद ने किया। अमेरिका में ट्रांसलेशन सारा कैमरन संडे ने किया है। और उनका एक नावल 2022 में जो है, जिसका नाम अ न्यू नेम सेप्टोलॉजी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डेमियन सल ने किया, जिसको दो प्राइज के लिए, एक के लिए तो शॉर्टलिस्ट किया गया था, एक में उसको फाइनल प्राइज मिला। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 2023 के नेशनल बुक क्रिटिक सर्किल अवार्ड इन फिक्शन उसको मिला है। अक्टूबर 2023 में फाजे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अभी अक्टूबर चल ही रहा है। दिस मेड हिम द फर्स्ट न्यूयॉर्क्स राइट टू रिसीव द प्राइज इन नाइन नॉर्थ, मुझे लगता है नॉर्वेजियन राइटर, एंड द फोर्थ नॉर्वेजियन टू विन। वो जो है क्या, फोर्थ नॉर्वेजियन राइटर है जिसको ये प्राइज मिला है। फॉलोइंग उसमें कौन और रहे? सिगरिट
and Set who won it in 1928, जो इसको 1988 28 में पाए हुए थे। सो ये चीजें ध्यान में रखना है। ये नाम ये भी सिगरीड एंड सेट, ये चीज सिगरेट वुड सेट होगा, मुझे लगता है साइलेंट हो जाएगा जो भी नाम इनका है। नॉर्वेजियन राइटर है और उनको 1928 में मिला था। टोटल जो नॉर्वेजियन राइटर, 4 नॉर्वेजियन राइटर को मिला हुआ है। तो ये पेज काफी इंफॉर्मेटिव है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ को बात करें तो उनकी शादी 3 टाइम्स हुई है। पहली शादी सीजर से हुई है जिसका जन्म 1959 में हुआ था, जो एक नर्स थी, और ये शादी 80 से लेकर के 92 तक चली हुई है, जिससे उनको एक बेटा हुआ था। दूसरी शादी उनकी जो हुई है द नेक्स्ट ईयर, उसके बाद ग्रेथी फातिमा सैयद से हुई है और ये इंडिया से बिलोंग करती है। ग्रेथी फातिमा सैयद, एन इंडियन नॉर्वेजियन ट्रांसलेटर, इंडियन नॉर्वेजियन ट्रांसलेटर एंड ऑथर, ऑल्दो दे लेटर सेपरेटेड। इनसे इनको 2 बेटियां हुई हैं। तो ये 2 चीजें जो है हमें ध्यान में रखना उनकी पर्सनल लाइफ में। पहली शादी जो है वो जॉर्ज सीजल से हुई है, ये जो एक नर्स थी 80 से 92 तक ये शादी चली है। दूसरी शादी ग्रेथे फातिमा सैयद से, इंडियन नॉर्वेजियन ट्रांसलेटर और आथर रही है, बाद में वो सेपरेट हुई है। फाइनली उनकी शादी अन्ना से हुई है 2011 में, हुई इज अ स्लोवाक इन हैंडबर्ग एंड डोनाउ इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के हैं। ही आल्सो ओन्स होम्स इन बर्जन एंड 2 मोर इन अदर parts of western Norway. Originally, he was a member of the Church of Norway. Member of the Church of Norway. Although he described himself as an atheist before इतना, he joined the Catholic Church. ये तो चर्च ऑफ नॉर्वे को मेंबर है, लेकिन ये तीसरी शादी जो उनकी अन्ना अन्ना से, फॉर स्पेंट पार्ट ऑफ हिज टाइम विद हिज थर्ड वाइफ अन्ना से उनकी शादी। ये 3 शादियां लेकर के हम लोगों ने बात किया कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या था। वर्क को लेकर के बात किया गया, 2023 में नोबेल प्राइज मिला। उनकी ट्रायोलॉजी को ध्यान में रखना है। उनका ट्रांसलेशन पर्सियन में किसने किया, उनका ट्रांसलेशन अमेरिका में किसने किया, उनका ट्रांसलेशन इंग्लैंड में जो हुआ 2022 में, जो शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, फिर बाद में उसको जो प्राइज मिला। उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज ये बताना चाहते हैं, अब जो पॉइंट आ रहा है एक काफी सिग्निफिकेंट है। इन्होंने अपने आप को ये कहा था कि वो एक हिप्पी है। जो आपके जान माजे हैं, उन्होंने कहा था कि वो एक हिप्पी है। तो मैंने एक बहुत डिटेल में लिया कि हिप्पी कौन है, ये थोड़ा सा समझना है। हिप्पी आल्सो स्पेल्ड हिप्पी, जो हिप्पी है उनको हिप्पी भी स्पेल किया जाता है, स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में HIPPIE और HIPPY। इज समवन एसोसिएटेड विद द काउंटर कल्चर, करें कि एक ऐसा ग्रुप है जो किससे एसोसिएटेड है, काउंटर कल्चर ऑफ द 1960s से। जो किससे एसोसिएटेड है, काउंटर कल्चर ऑफ द 1960, इज समवन एसोसिएटेड विद द काउंटर कल्चर ऑफ द 1960 से। ओरिजिनली अ यूथ मूवमेंट, यह एक यूथ मूवमेंट रहा है दैट बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कहाँ पे शुरू हुआ था। Originally a youth movement that began in the United States during the 1960s and spread to different countries around the world. ये जो है उन्होंने अपने आप को हिप्पी कहा, या इसकी स्पेलिंग हिप्पी है, यह एक ब्रिटिश इंग्लिश शब्द है। इस समवन या ऐसा चीज था जो कि एसोसिएटेड था किससे, काउंटर कल्चर, 1960 के काउंटर कल्चर से एसोसिएटेड था। ओरिजिनली अ यूथ मूवमेंट दैट बिगन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू 1960 में, एंड स्प्रेड टू डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। द वर्ड हिप्पी केम फ्रॉम हिपस्टर, ये शब्द बन सकता है। द वर्ड हिप्पी केम फ्रॉम हिपस्टर एंड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब बीटनिक्स, और इसको यूज किया जाता था क्या डिस्क्राइब करने के लिए, बीट, हु मूव्ड इनटू न्यूयॉर्क सिटी ग्रीनविच विलेज, जो कहाँ पे चला गया था। इसके अलावा हु मूव्ड इनटू न्यूयॉर्क सिटी ग्रीनविच विलेज इन सैन फ्रांसिस्को स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड शिकागो's ओल्ड टाउन काउंटी। The term hippie was used in print by
करें जो लिखित रूप में जो टर्म हिप्पी आया वो किसके द्वारा आया? सैन फ्रांसिस्को राइटर माइकल फालेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द टर्म हिप्पी वाज यूज्ड इन प्रिंट बाय सैन फ्रांसिस्को राइटर माइकल फालेन, helping popularize use of the term in the media, although the tag was seen elsewhere। अब आप देखिए यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन काउंटर कल्चर, वो भी मैंने कवर किया है। मैं काउंटर कल्चर का मतलब ये हो गया कि एक जो पहले की कल्चर मौजूद हो उसके विरोध में कोई दूसरी कल्चर खड़ी करना, दैट इज द काउंटर कल्चर। तो मैंने आपको बताया कि जो ये राइटर थे जॉन फाजे, जो नॉर्वेजियन राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज अभी हाल ही में मिला है, जिन ट्रांसलेट हुआ या वो सब चीजें, उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? वो एक हिप्पी है। तो हिप्पी क्या है? हिप्पी एक ब्रिटिश इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो अपने आप को उस मूवमेंट से, जिस मूवमेंट को काउंटर कल्चर, जो 1960 के दशक का काउंटर कल्चर था, उससे जो भी अपने आप को जोड़ता है वो अपने आप को हिप्पी कहता है। यह मूवमेंट क्या था? एक यूथ मूवमेंट था जो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 60 के दशक में, एंड स्प्रेड, और कई जगहों पर यह फैल गया। और हिप्पी शब्द हिपस्टर शब्द से आया हुआ है जिसका मतलब होता है बीट नाइट निक्स। न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज में भी आया था, और सैन फ्रांसिस्को के हेट आशबरी डिस्ट्रिक्ट में भी था, शिकागो के ओल्ड कम्युनिटी में, ये कई जगहों पर, इन सारी जगहों पर था, ओल्ड टाउन कम्युनिटी। तो उसके बाद इसमें बताया गया कि जो हिप्पी था इसको जो है लिखित रूप से किसने यूज किया? सैन फ्रांसिस्को के एक राइटर है माइकल फालोन ने यूज किया, और मीडिया में उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया हुआ था। एक लेक्सिकोग्राफर हैं जो डिक्शनरी लिखने वाले लेक्सिकोग्राफर हैं जिनका नाम है शे जेसी शेड लोवर जेसी शेड लॉवर। जेसी शेड लॉवर जो कि लेक्सिकोग्राफर हैं, इन्होंने कहा कि द प्रिंसिपल अमेरिकन एडिटर ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हैं, आर्ग्यूज दैट द टर्म हिपस्टर एंड हिप्पी आर डिराइव फ्रॉम द वर्ड हिप। वो ये कहते हैं यह शब्द हिप शब्द से आया है, whose origins are unknown, लेकिन ये पता नहीं कि हिप शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई है। द वर्ड हिप इन द सेंस ऑफ अवेयर, करें हिप का मतलब होता है कि अवेयर करना, जागरूक करना। Aware in the Know is first attested in 1902 cartoon by Ted Dorgan. First appeared in prose in 1904 novel by George वेरे होबार्ट। और पहली बार ये शब्द जो है 1904 ईस्वी में एक नावल में आया। वो नावल किसने लिखा था? जॉर्ज वेरे होबार्ट ने लिखा था। जिम हिकी अ स्टोरी ऑफ, और उस नावल का नाम था जिम हिकी अ स्टोरी ऑफ द वन नाइट। स्टैंड्स वेयर एन अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर यूजेस द स्लैंग फ्रेज आर यू हिप। जहां पे अफ्रीकन अमेरिकन एक कैरेक्टर है वो एक स्लैंग यूज करता है कि आप हिप हैं। तो वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन जो है जो एक स्लैंग यूज करता है कि आप हिप है, इसका मतलब कि हिप जो है उस आदमी को कहा जाता था जो काउंटर कल्चर से अपने आप को एसोसिएट करता है, जो पहले से जो कल्चर मौजूद है उस कल्चर को काउंटर करता हो। द टर्म हिपस्टर वाज क्वाइंड बाय हैरी गिब्सन। करें हिपस्टर जो शब्द है इसको क्वाइन किसने किया? हैरी गिब्सन ने। कई शब्द आपको मिल रहा, क्वाइन किसने किया? नावल में सबसे पहले किसने यूज किया? प्रिंट में सबसे पहले किसने यूज किया? हिप शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका मतलब क्या, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बाय द 1940 द टर्म हिप हेप एंड हिप चैट वर पॉपुलराइज्ड इन हार्लेम जॉर्ज जैज सॉन्ग। कह रहे 1940 में एक पॉपुलर हुआ था। Although hip eventually to denote an inferior status to hip in Greenwich Village in the early 1960s, the New York City young counterculture advocates were named hips because they were considered in the know or cool। कह रहे हैं कि 1960 ईस्वी में न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में ही क्या किया गया था? एक ग्रुप था जिसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? हिप्स नाम दिया गया, और जिसका मतलब होता है नो, जानने की कोशिश करना या कूल रहना, एज अपोज टू बीइंग स्क्वायर मीनिंग कन्वेंशनल एंड ओल्ड फैशन। और वे लोग ऐसे थे जो पारंपरिक नहीं थे, ओल्ड फैशन वाले नहीं थे, नई चीजों को लेकर के चलने वाले थे।
इन द अप्रैल 27 1961, 27 अप्रैल 1961 को इशू ऑफ द विलेज वाइज, एक जर्नल आता है जिसका नाम था द विलेज वाइज, उसके इशू में एन ओपन लेटर, इसमें थोड़ा सा बात कही गई लेकिन इसमें नहीं है, जितना आपको था ये इतना पॉइंट था कि कहाँ से आया, क्वाइन किसने किया, प्रिंट में किसने लाया, नॉवेल में किसने यूज किया, हिप का क्या मतलब होता है। बाकी ऐसा नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे वो नहीं करना है अभी। पूछ रहे थे काउंटर कल्चर क्या होता है। द काउंटर कल्चर ऑफ द 1960 वाज एन इस्टेब्लिशमेंट कल्चर फिनोमिनन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। जो काउंटर कल्चर है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट कल्चरल फिनोमिनन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था। एंटी इस्टेब्लिशमेंट cultural phenomenon and political movement that developed in the Western world during the mid 20th century. That developed in the Western world during the mid 20th century. कह रहे हैं कि जो काउंटर कल्चर 1960 का था, यह एंटी इस्टेब्लिशमेंट कल्चरल फिनोमिना है और पॉलिटिकल मूवमेंट था जो डेवलप होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। कब डेवलप हुआ था? ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के मध्य में। इट began in the early 1960 and continued through the early 1970, and it is often synonymous with cultural liberalism एंड विद इट्स वेरियस सोशल चेंज ऑफ द डिके। और इसमें क्या किया गया? तमाम सामाजिक परिवर्तन को। देखिए, एंटी जो काउंटर कल्चर है वो कभी भी पारंपरिक कल्चर को नहीं, बल्कि कल्चर में तब्दीली लाने वाले, जो पहले से मौजूद कल्चर है उसमें तब्दीली लाने वाले का ही नाम क्या होगा? आपका नाम ही जो है जाकर के उसमें काउंटर कल्चर का होगा। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कल्चरल लिबरलिज्म, काउंटर कल्चर, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक। जहां पे आप ये देखते हैं कि मूवमेंट 1960 में आया, ये पॉलिटिकल मूवमेंट था जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मिड 20th सेंचुरी में आया। और इसमें बताया कि कल्चरल लिबरलिज्म को और वेरियस इशू जो चेंजेस थे उस समय को, उसकी बात करता है। द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट हैव बीन ऑनगोइंग टू प्रेजेंट डे। The aggregate movement gained momentum as the civil rights movement in the यूनाइटेड स्टेट। यही मूवमेंट को जो है यूनाइटेड स्टेट में सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। एंड हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस सच एज वोटिंग राइट्स, और इसने लोगों को वोटिंग राइट्स दिलाया। वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 में आया और इसका असर वियतनाम वार में भी देखने को मिला। इट बिकेम रिवोल्यूशनरी टू समवन एज द मूवमेंट प्रोग्रेस वाइड स्प्रेड सोशल टेंशन आल्सो डेवलप कंसर्निंग अदर इश्यूज एंड टेंडेड to flow along generational lines regarding respect for individual। जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली गई तो इसमें डिमांड हुई कि ये हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए। ह्यूमन सेक्सुअलिटी को लेकर के बात हुई, वुमेन्स के राइट्स को लेकर के बात हुई, ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ अथॉरिटी को लेकर के बात हुई, राइट्स ऑफ पीपल को और कलर को लेकर के बात हुई, एंड ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन की बात हुई है, एक्सपेरिमेंटेशन विद साइको एक्टिव चीजों को लेकर के बात हुई, तमाम तरह के जो ड्रग्स अल्कोहल वगैरह यूज किए जाते तो उस सबको बात हुई है। मेनी की मूवमेंट्स रिलेटेड टू दीज इश्यूज वर बॉर्न और एडवांस विद इन द काउंटर कल्चर। बाद में इसी शब्द से तमाम और चीजें आई हैं। तो काउंटर कल्चर 1960 के दशक में यूरोप में एक ऐसा कल्चर था जो डेवलप हुआ और जहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और जो कल्चरल लिबरलिज्म की बात भी किया, वोटिंग राइट्स की बात किया, सिविल राइट्स मूवमेंट को भी लेकर बात किया। उसके बाद जो है ये जो काउंटर कल्चर के लोग थे इनका संबंध बीट जनरेशन कई बार पूछा जा चुका है। इनका संबंध बीट जनरेशन से भी था। बीट जनरेशन क्या था? एक ग्रुप ऑफ राइटर था जो कि अपनी बात को बहुत जोर शोर से ड्रम बजा करके जाज को लेकर के करता था। द बीट जनरेशन वाज अ लिटरेरी सब कल्चर मूवमेंट। बीट जनरेशन एक लिटरेरी सब कल्चर मूवमेंट था स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ आथर, जो एक ग्रुप ऑफ आथर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। whose work explored and influenced अमेरिकन कल्चर, और इसके वर्क ने अमेरिकन कल्चर को प्रभावित किया। और कब? पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। द बल्क ऑफ देयर वर्क वाज पब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय साइलेंट जनरेशन। इनके वर्क को साइलेंट जनरेशन ने पब्लिश किया था 1950 में। बेटर नोन एज बीटनिक्स। द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ बीट कल्चर आर द रिजेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यू। कह रहे हैं जो बीट जनरेशन के लोग थे उन्होंने सबसे पहला यही काम किया
जो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव वैल्यूज है कि ये चीज जो बता गया यही सत्य है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसको उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया। मेकिंग अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट और अध्यात्मवाद की वो तो थोड़ा सा खोज किए, द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन एंड ईस्टर्न रिलीजन, और जो दूसरे धर्म के थे अमेरिकन और रिलीजन, ईस्टर्न रिलीजन पर भी उन्होंने बात किया। इकोनॉमिक मटेरियलिज्म के रिजेक्शन की बात की कि भौतिकवादी दुनिया ही सब कुछ है, ये सब उन्होंने। एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेट्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, और मानव जो कंडीशन है उसका खुल करके उन्होंने किया। एक्सपेरिमेंटेशन विद साइकेडिक ड्रग्स एंड सेक्सुअल लिबरेशन को लेकर के बात। ये कुछ इमेज है जो बीट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो जो बीट जनरेशन है वो काउंटर कल्चर का हिस्सा रहा है, और इसका असर कहाँ पे आता है, अमेरिकन कल्चर में। बीट जनरेशन वाले क्या करते थे, जाज या ड्रम का यूज करते हुए बहुत ही साउंड, मतलब म्यूजिक का यूज करके, डांस का यूज करके, उन सब तरह की जो है सिंगिंग के माध्यम से अपनी बात को रखते थे। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे तमाम जो है माइकल जैक्सन वगैरह को जो जमाना उससे पहले का रहा होगा, वो सब बीट जनरेशन में ही था। उनके थीम में क्या था, उनके थीम में था रिलीजन भी था, उनके थीम में एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन और ईस्टर्न रिलीजन को एक्सप्लोर करना था। स्पिरिचुअल क्वेस्ट की बात करते थे जो है कि कैसे अध्यात्मवाद के लिए तलाश की जाती, ये सब चीजें हैं। कुछ नोटेबल, जैसे यहाँ लिखा गया, नोटेबल राइटर्स ऑफ द बीट जनरेशन इंक्लूड फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट से बर्रॉ विलियम यस बर्रा, एलन जिन्सबर्ग है, जैक केराउक है। एलन जिन्सबर्ग एक राइटर हैं जिनका वर्क का नाम हाउल है, जो 1956 में आया था। विलियम जी एस बर्रा जिनका एक वर्क है ये नेकेड लंच है, 1959 में आया था। जैक केराउक का ऑन द रोड है। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बड़े राइटर हैं बीट जनरेशन के। एलन जिन्सबर्ग का हाउल, विलियम एस बुर्रा का नेकेड लंच एंड जैक केराउक का ऑन द रोड आर among the best known examples of beat literature. Both Howl and Naked Lunch were the focus of obscenity trials that ultimately helped to liberalize publishing the United States. The members of the Beat generation developed a reputation as bohemian hedonists, non-conformity. The core group of Beat generation authors, जो कोर ग्रुप रहा उसमें कौन कौन से रहे, हार्बर्ट, हंकी, जिन्स बर्ज, बुर्रा, लुसियन कार एंड केराउ मेट इन 1944। ये सब 1944 में मिले, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस के न्यूयॉर्क सिटी में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस है वहां पे 1950 में द सेंट्रल फिगर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बुर्रा एंड कार एंडेड अप टुगेदर इन सैन फ्रांसिस्को। ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। अब इसमें कोई ऐसा नहीं, हमें बीट जनरेशन बताना था क्या था, वो चीजें मैंने बता दिया। और जो मेजर आथर है बीट मूवमेंट के 1960 के एलिमेंट्स में, उन सबका हिप्पी से, देखिए वही बात आई, काउंटर कल्चर से उनका एक रिलेशन बनता है। तो बीट जनरेशन क्या है, एक अलग, वो तीनों राइटर, उनका टेक्स्ट का नाम और 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 जो चीजें हैं उसको मैंने बताया था, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बीट जनरेशन के अलावा वो सारी की सारी चीजें। तो आई थिंक यू आर गेटिंग हियर, और ऐसा और मुझे नहीं लगता कि और कुछ रह गया है। जो है, although Kerouac introduced the phrase beat generation in 1948, characterized a perceived underground anti-conformist youth movement in New York fellow। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब हो चुका, उसको आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तब बताइएगा, यही इतना सारा।